माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। सबसे पहली बात तो ये है कि हेल्थ जो है वो क्यों सही रहना चाहिए, स्वस्थ रहने से क्या होगा। तो आप सब ने शायद बहुत बार इन चीज़ों पे ऐसे भी लिखा हो, निबंध लिखा हो कि हेल्थ इज़ वेल्थ, या फिर जो स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे कि स्वास्थ्य जो है वो क्यों सही रहना चाहिए, स्वस्थ होना इंसान का ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि हमारा टॉपिक है उसमें ये कहा गया है कि सरकार का आखिर क्या भूमिका रहा है, ठीक है, कि स्वास्थ्य के प्रति। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं उनमें आपस में कैसा रिश्ता रहा है, उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक जो देश है वो उसको राष्ट्र कहा गया है, और एक राष्ट्र बनने के लिए अब आप देखो कि पूरी जो पृथ्वी है उस पर बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोगों का जीवन शैली है, लोगों के जीने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हर जगह, ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया में हर एक देश जो है वो अलग अलग तरह से लोगों का एक समूह बनाकर अपने आप को देश कहता है। तो ऐसे देश को या फिर कलेक्शन ऑफ पीपल को नेशन कहा गया है, और कहा गया है कि लोगों के अंदर जो एक कॉमन कॉन्सियसनेस होती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कॉमन कॉन्सियसनेस क्या है। तो जैसे कि इंडिया में जो इसके 28 राज्य हैं, तो आपको अगर कोई कहे तमिलनाडु से हूँ, बिहार से हूँ, झारखंड से हूँ, ठीक है, सिक्किम से हूँ, तो आपके अंदर अचानक ये भावना आ जाती है कि ये अपने देश का है, अपने नेशन का है। तो उसकी बोली चाली, रीति रिवाज, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे मैच करने लगती है। लेकिन अगर इसी में आपको पता चलता है कि ये आपका ब्राज़ील से आया है, अमेरिका से आया है, तो फिर क्या है, एक दिमागी तौर पे ये चीज़ें आ जाती है कि ये हमारे अपने देश का नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने देश में लोग जो हैं वो एक कॉमन रेस होता है, उनका लैंग्वेज और कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ एक जैसा होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों से मिल करके और एक कॉमन कॉन्सियसनेस पे जो देश बनता है, यूनाइट होता है, उसको नेशन कहा गया है। अब आप सोचोगे कि जो हमारा नेशन है इंडिया, वो आखिर इतने सारे स्मॉलर एरियाज़ से मिलकर बना है, और लोग जो हैं वो इतने अलग अलग हैं, फिर भी हम लोग अपने आप को एक क्यों कहते हैं। तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भले ही छोटे छोटे एरियाज से मिल करके और एक बड़े नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और हम भले ही अलग अलग जगह से हों, ठीक है। और अगर पुराना जो वक्त देखा जाए, जिसको हम लोग पास्ट कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, तो उस समय में यहाँ पे डिफरेंट एम्पायर्स थे, बहुत अलग अलग साम्राज्य रहे, अलग अलग हुकूमतें रहीं यहाँ पे, जिन्होंने भारत को गवर्न किया, भारत पे अपनी हुकूमत चलाई, और उसके बाद में फिर इन सब का प्रभाव भारत पे पड़ा। तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ जिसको इंडियन सिविलाइजेशन कहा गया है, और 15 अगस्त 1947 को ये सिविलाइजेशन जो है वो बिल्कुल भी एक आज़ाद भारत के रूप में उभरा, जिसमें कि सबको एक जैसा बताने के लिए, सबके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, कि सब के सब जो है वो एक है। यहाँ पे आप देखोगे कि कॉमन ग्राउंड पे एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई, एक संविधान बनाया गया, जिसमें कि ये लिखा गया कि संविधान के हिसाब से हम सभी लोग आपस में बराबर हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कि नेशन क्या है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है। तो एक गवर्नमेंट है ऐसी चीज़ जिसमें कि बहुत सारे जो स्टेट हैं, ठीक है, जिन जो बिल्कुल भी अलग अलग थे, और उनको मिलाकर एक नेशन बनाया गया फ्रीडम के बाद, ठीक है, जब फ्री हुआ इंडिया उसके बाद। और हम लोग अपने देश को सही से गवर्न करने के लिए नेशन को एक सरकार का गठन करते हैं, जिसको कि हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं।
जिसमें कि हम सब, इवन कि आप अभी अगर इतने छोटे छोटे हो, क्लास 7 के स्टूडेंट हो, फिर भी आप टैक्स पे कर रहे हो। अब आप कहोगे कि टीचर कुछ भी बोलती है, तो ये कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि आप सब भी टैक्स पे करते हो। अब टैक्स कैसे पे कर रहे हो, तो जब हम लोग छोटी छोटी सी चीज़ें भी खरीदते हैं, जैसे आप अपनी पेंसिल देख लो, आप जो अपनी पेंसिल खरीदते हो तो उसमें आप देखोगे कि उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। अब टैक्स कैसे लगा हुआ होता है और कितने टाइप के टैक्सेस हैं, उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ बातों को जानेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े जो उद्योग धंधे वाले लोग हैं, वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पे किए जाते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वैट है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, एट्सेट्रा। तो ये अलग अलग जो टैक्सेस हैं उनके नाम हैं, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। उसके अलावा कहा गया कि कुछ और भी टैक्सेस हैं, जैसे कि ये अदर टैक्सेस में आएंगे। म्यूनिसिपल टैक्स, अब आप सोचोगे म्यूनिसिपल टैक्स क्या है, तो सड़क, पानी, बिजली, ये सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट पे भी टैक्स देते हैं। मूवी के टिकट्स खरीदते होगे तो आप देखते होगे कि उस पर भी लिखा होता है टैक्स। उसके अलावा है प्रोफेशनल टैक्स भी देते हैं, जो लोग वर्किंग क्लासेस है वो प्रोफेशनल टैक्स भी देती है। एजुकेशन पे भी टैक्स दिया जाता है। उसके अलावा आप अगर गिफ्ट लेते हो तो उस पर भी टैक्स देना होगा आपको। हेल्थ पे भी टैक्स देना है। टोल टैक्सेस देखते होगे, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, उसके बाद में फिर उस पर भी आपको टैक्स लग रहा है। फिर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बाग बगीचे, हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटैलिटी, इन सब पे भी टैक्सेस हैं। उसके अलावा है कि एंट्री टैक्सेस भी देने होते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो तो ऐसे स्थिति में आपको वहाँ पे एंट्री टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। तो ये तो चीज़ें हो गई कि गवर्नमेंट किस तरह से हमारी हेल्प करती है, तो टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। जब हम टैक्स भरते तभी तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट के जो भी स्कीम्स हैं वो लेकर आएगी, समझ गए। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, ये आप समझे, ठीक है, कि गवर्नमेंट में। तो इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी में, ठीक है, जो लोग हैं वो टैक्सेस देते हैं क्योंकि वो उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करें। तो टैक्स देने का सबसे बड़ा, अगर आप कहो कि मतलब क्या है लोगों का, आम जनता का जो उम्मीद है वो क्या है कि हम टैक्स देंगे तो हमें सुविधाएं मिलेगी और सरकार हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इन टैक्सेस को लेकर के अच्छा एजुकेशन देगी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, रोड्स के डेवलपमेंट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, और उसके अलावा सिटीजन्स को टैक्सेस को इसी रूप में वापस करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर आप टैक्स भरते हो और गवर्नमेंट कुछ दे ही नहीं रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो कहीं से भी सही नहीं है। गवर्नमेंट इन टैक्सेस का यूज़ करती है पब्लिक सर्विसेज के लिए, ताकि जो आम जनता है, पब्लिक है, उसको बेनिफिट मिल सके। जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब पे जब खर्च करती है, जुडिशियल सिस्टम हो गया, हाईवे है, इन चीज़ों पे जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। आप देखोगे कि हर साल जब बजट आता है तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे कॉलेज खोलने की बात होती है, ट्रेन्स चलाई जाती है, नए नए रोड रूट्स जो है वो बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। उसके अलावा जो टैक्स की जो मनी है उसको रिलीफ फंड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आप देखोगे कहीं बाढ़ आ रहा है, सुनामी आई, या फिर किसी भी तरह का कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर है, तो उसमें रिहैबिलिटेशन के लिए, लोगों के पुनर्वसन के लिए, फिर से बसाने के लिए, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदा है, उससे भी रिलीफ देने के लिए इन टैक्सेस का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सरकार ये जो टैक्स कॉमन पब्लिक देती है उसका इस्तेमाल स्पेस, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल करती है, ताकि इन टैक्सेस का यूज़ जो है, अगर कोई भी बाहरी आक्रमण होता है, और आप एक तरह से कह सकते हो कि शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है, ताकि बाहरी आक्रमण से अपने देश को बचाया जा सके, इसकी रक्षा की जा सके, दुनिया के सामने एक मजबूत देश की तरह अपने देश को प्रेजेंट किया जा सके। तो ये तो है रिलेशनशिप गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, एक नेशन और गवर्नमेंट, एक पब्लिक और एक गवर्नमेंट किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, ये है।
दूसरी बात आ जाती है हमारी कि हेल्थ क्या है और इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो हेल्थ है, ठीक है, तो हेल्थ का मतलब ही होता है कि अपने आप को फ्री करना। आप देखोगे कि अब सोचोगे कि किस चीज़ से फ्री करना, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि फ्री करना इलनेस से और इंजरीज से, बीमारी से, और उसके अलावा चोट चपेट से बचाना, अपने आप को स्वस्थ रखना। लेकिन केवल ये चीज़ें नहीं है कि हेल्थ जो है वो केवल डिजीज़ के कारण ही हेल्थ ख़राब होता है। इसमें इसको अगर देखा जाए इसके एस्पेक्ट्स को, तो ये 3 टाइप्स के हैं। एक तो फिज़िकल है कि ठीक है, चोट लग गई या फिर आप बीमार हो गए, कोई बीमारी हो गई। दूसरी है मेंटल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार होना, तनाव में हो जाना, डिप्रेशन होना, या फिर जो मन की स्थिति है वो अच्छी नहीं होना, तो भावनात्मक रूप से दुखी होना, हमेशा रोते रहना, हमेशा परेशान रहना। तो ये एक मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपने भावनाओं को, अपने मानसिक स्थिति को, उसको भी आप स्वस्थ रखो, क्योंकि जब तक आपका मन खुश नहीं है तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। उसके अलावा कहा गया है कि स्पिरिचुअल हेल्थ की भी नीड होती है, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग हैं जो आध्यात्म में, ठीक है, पढ़ करके और खुद को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। तो ये नहीं है कि स्पिरिचुअल ये तो आप दिन भर अब अगरबत्ती ले लिए और उसके बाद में फिर सारे जो मंदिर है, मस्जिद है, चारों तरफ आप केवल उसी में घूमते रहे, ये चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मन की शांति की बात कीजिए, उसको अपनाइए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि ये इन तीनों को अगर आप स्वस्थ रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वास्थ्य आपका सही रह सकता है। उसके अलावा कहा गया है कि अगर देखा जाए तो हम लोग हेल्थ को अगर स्वस्थ रखते हैं, हेल्थ को अगर अच्छा रखते हैं, तो हमें कभी भी, ऑब्वियस सी बात है, बीमारियां जो है वो कभी हमें लगेंगी ही नहीं। उसके अलावा लोग जो है वो साफ़ पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना मतलब जो कि हेल्दी फूड हो, उसके अलावा पॉल्यूशन फ्री हो हमारा इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे कि हम अपने आप को बिल्कुल भी स्वस्थ रखने में, आप कह सकते हो कि नाकाम रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारा जो फूड है, वो कहीं से भी सही नहीं होता है। आजकल तो जंक फूड का ज़माना है। ज़माना क्या है, लोगों ने इसको शामिल कर लिया है अपने डेली लाइफ में, और जिसके कारण कि तरह तरह की समस्याएं छोटी उम्र में ही, तरह तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी अनहेल्दी खाना है, जो आपको बहुत डल बनाता है, इनएक्टिव रखता है, और बहुत टाइम तक आपको इन चीज़ों को खाने से आपको मोटापा बढ़ सकता है, आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। तो इन, या फिर मेंटल स्ट्रेस का भी कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा, अगर आप इस तरह की चीज़ों को खाना शुरू करते हो जो कि हेल्दी नहीं है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें कहीं से भी सही नहीं रहने देती है, हमारे शरीर को बिल्कुल भी धीरे धीरे खोखला कर देती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अपने हेल्थ को बचाने के लिए हमें हेल्दी रहने की ज़रूरत है, और हेल्दी रहने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण और शुद्ध हवा, इन तीनों की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं अपने भारत की, ठीक है। तो भारत में हेल्थ केयर की जो समस्या है, या फिर आप कह सकते हो कि उस पर कितने टाइप से काम हुआ है, क्या क्या किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात की गई है कि कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स की बात अगर हम लोग करें, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो दुनिया के हिसाब से, ठीक है, इंडिया की बात नहीं कर रहे, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा। उसके अलावा कहा गया कि यहाँ पे लगभग 15,000 से ज़्यादा हर साल डॉक्टर्स क्वालिफाई करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या है। कहा गया कि 1950 में लगभग 2700 हॉस्पिटल थे भारत में। 1991 में ये तुम्हारा 11,174, मतलब 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए।
और ये नंबर्स धीरे धीरे फिर राइज ही कर रहे हैं। 2000 की अगर बात देखें तो इस समय में 18,218 हॉस्पिटल्स थे। तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ें पॉजिटिव है कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो बढ़ रही है। भारत में अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर के ये पॉजिटिव साइड्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। सिर्फ सिक्के के एक ही पहलू नहीं होते, इसके दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। तो बहुत सारे जो अगर नेगेटिव साइड्स की बात करें हम लोग, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। रूरल इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स अपनी सर्विस देना चाहते हैं। लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं, ठीक है, उससे मरते हैं। तो ये चीज़ें, ये नंबर्स जो है वो डराने वाली हैं। फिर है कि लगभग 2 मिलियन केसेस जो है वो मलेरिया की रिपोर्ट की जाती हैं हर साल। तो हम ऐसा क्यों होता है? तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम लोग साफ़ पानी पीने का नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। लगभग 21% डिज़ीज़ जो है वो आपका वाटर बोर्न है, ठीक है, पानी के कारण होता है, पानी साफ़ पानी नहीं मिलने के कारण, जैसे कि डायरिया है, ठीक है, हेपेटाइटिस है। तो ये चीज़ें, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि सबसे पहली नेसेसिटी ये है कि पानी जो है वो साफ़ मिले, लोगों को पीने का पानी सही मिलना चाहिए। तो ये तो इंडिया के हेल्थ केयर के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हो गए। अब हम लोग अगर बात करें कि नेसेसिटीज़ क्या क्या हैं इसमें हेल्थ केयर में, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स हो गए, लेबोरेटरीज़ है, एम्बुलेंस सर्विसेज है, ब्लड बैंक्स है, इन सब को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके नंबर्स बढ़ाने होंगे। दूसरी चीज़ है कि इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव करना होगा। उसके अलावा हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट करना होगा, ताकि वो चीज़ों को डायग्नोस कर सके, लोगों को एडवाइस कर सके और जो इलनेस है उसको ट्रीट कर सके। उसके अलावा हमें मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स भी बढ़ाने होंगे, ताकि लोगों के हेल्थ का ख्याल बहुत ही अच्छी तरह से रखा जा सके। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इन चीज़ों को देखकर ये चीज़ें समझ में आई ही होगी कि ज़रूरत है कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं तो फिर आखिर कैसे चलेगा? किस तरह से हम क्या कहेंगे कि हाँ जो भारत है वो स्वस्थ भारत है? भारत को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देनी होंगी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए जो कि हेल्थ सेंटर को सुपरवाइज़ करे। जो लार्ज सिटीज़ है वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती है, तो उसी तरह से रूरल एरियाज़ के लिए भी बहुत हॉस्पिटल्स होने चाहिए। जो रिसोर्सेज उनको ज़रूरी है, ठीक है, हॉस्पिटल्स को, तो पब्लिक तो अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर ही रही है, तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो क्या करे, इन टैक्सेस को बिल्कुल भी लोगों के, ठीक है, वेलफेयर के लिए खर्च करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अगर देखा जाए पब्लिक हेल्थ सिस्टम की, अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर किसी के लिए, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले आप इसको फ्री कीजिए, ताकि जो कॉमन पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह से उनके ट्रीटमेंट में कोई कोताही, कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, मरने वालों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। और मरने वालों की संख्या अगर कम हो जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भारत में स्वास्थ्य का, कह सकते हो कि स्वस्थ लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पब्लिक हेल्थ जो सर्विसेज हैं उनमें जो डिज़ीज़ बढ़ने के रीज़न्स हैं, जैसे कि टीवी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, जो पढ़े लिखे, जो इन चीज़ों में महारत हासिल किए हुए चिकित्सक हैं, ठीक है, या फिर हेल्थ सर्विसेज में काम करने वाले लोग हैं, तो उनका एक ब्रॉड लेवल पे पार्टिसिपेशन कराना चाहिए, ताकि आम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें सुविधा मिल सके। दूसरी चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हॉस्पिटल और जो मेडिकल स्टाफ है उसको भी बहुत अच्छे से क्या पे है कि उनको इस तरह से समझाया जा सके कि वो सबके लिए तैयार रहें, सबकी हेल्प के लिए तैयार रहें। अब हम लोग बात करते हैं कि राइट टू लाइफ क्या है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे और उनके वेलफेयर के लिए काम करे। गवर्नमेंट जो है वो एक सेफगार्ड तय करे कि राइट टू लाइफ होना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए। हॉस्पिटल्स अगर प्रोवाइड नहीं करते टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी पर्सन को, तो ये ऑब्वियस ही चीज़ है कि ये संविधान के खिलाफ है और हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप किसी के भी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ जो है उनको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी होगी और तुरंत जो भी ट्रीटमेंट के लिए आया है उसको प्रोवाइड कराना होगा जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डेवलप करेगा। कहा गया है कि अगर हम लोग एक केस की बात करें इसमें, तो हकीम शेख की बात आती है जिनको कि कोर्ट ने ये पूछा था वेस्ट बंगाल में कि गवर्नमेंट की जो मनी है, ठीक है, जिन्होंने पूछा था कि जो टैक्स वो देते हैं उसको स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, एज कंपनसेशन अगर सही से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, गवर्नमेंट से कि उनको मनी देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, तो एज कंपनसेशन देना चाहिए क्योंकि उनकी सही समय पे इलाज नहीं हो पाई थी, तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि उनका सही इलाज हो सके। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि राइट टू लाइफ की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, जिसमें कहा गया है कि हमारे कंट्री में पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स तो हैं ही, लेकिन बहुत वाइड रेंज पे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। बहुत जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं, वहाँ पे ये लोग बहुत बड़ी बड़ी नर्सिंग होम्स खोलते हैं और ये प्राइवेटली अगर देखा जाए तो इनका अपना होता है। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल्ड नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और ये पेशेंट्स से लॉट ऑफ मनी जो है वो कलेक्ट करते हैं और इतनी ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जिनके पास होगा पैसा वही इनको पे कर सकते हैं। तो जो आम आदमी है जिसके पास पैसा ही नहीं है वो कहाँ से पे कर पाएगा, तो वो ऐसे प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है प्राइवेट प्रैक्टिसेस पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की बात करते हैं हम लोग। तो कहा गया कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है वो बिल्कुल भी रोज़ के रोज़ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए कॉमन पब्लिक जो है वो भी अगर कुछ भी बीमारी हुआ तो वो सरकारी तंत्र पे भरोसा नहीं करते और सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल्स चले जाते हैं, क्योंकि लगता है कि सरकारी में जाएंगे तो पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो चलो ठीक है कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दो और प्राइवेट फैसिलिटी जो है वो ले लो। तो ये भी चीज़ है कि गवर्नमेंट पे लोगों का ऐसे टाइम में भरोसा जो है वो उठता चला जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट और मेडिसिन है ये जो प्राइवेट सेक्टर है या कह सकते हो कि जो प्राइवेट क्लिनिक वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर स्थिति ऐसी होती है कि दिखाना ही है, नहीं दिखाएंगे तो हो सकती है डेथ हो जाए और कौन है जो अपने लोगों को खोना चाहेगा, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं दूसरे लोगों से कर्ज लेकर भी ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट कराते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अर्न मोर एंड मोर मनी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के लिए, ठीक है, प्राइवेट सर्विसेज जो है वो एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा दी जाती है कि लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। तो डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे डॉक्टर्स पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। खर्च अगर 2 रुपये में बीमारी ठीक हो सकती है तो प्राइवेट क्लिनिक्स जो है उसको 2000 तक का बिल दे देती है। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि इतने सारे इंजेक्शन, इतने ज़्यादा स्लाइन बॉटल्स जो है, टैबलेट है, तो उसके अलावा अननेसेसरी मेडिसिन है वो दिए जाते हैं, जबकि पता चलता है कि बहुत
कम कीमत में और बहुत कम दवाइयों में ये बीमारियां ठीक हो सकती थी। लेकिन चूंकि इनको पैसे कमाने हैं तो प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि करप्शन है। कहा गया है कि इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सिर्फ जो आबादी का 20% है यही ऐसा है जो कि इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ या इतने महंगे ट्रीटमेंट्स जो है, मेडिसिन जो है वो अफोर्ड कर पाता है बीमारी होने पे। तो आप सोचो पूरी आबादी का सिर्फ 20%, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि इतना एक्सपेंसिव है तो सब कहाँ से जा पाएंगे। उसके अलावा कहा गया है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हार्डशिप के कारण नहीं जा पाते। ऐसा नहीं है कि शौक से नहीं जाते हैं, इतनी हार्डशिप होती है, अब है ही नहीं तो इंसान क्या करेगा, मरने के लिए ही छोड़ देगा। जब आपके पास हो ही नहीं पाएगा तो क्या कर सकते हो। उसके अलावा कहा गया है कि 40% लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए दूसरों से कर्ज मांगते हैं, मनी बोरो करते हैं, सेल कर देते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ सेल करते हैं, गहने तक बेच देते हैं। ठीक है, तो या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि लोन लेने की भी नौबत आ जाती है, कर्ज लेने की नौबत आ जाती है और बहुत ज़्यादा डेब्ट में, कर्ज में वो डूब भी जाते हैं। लेकिन क्या करेंगे, अब उनको दिखाना है, अच्छा ट्रीटमेंट लेना है तो करना पड़ता है। कहा गया कि उसके अलावा जो बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं और बिल्कुल भी कहीं से कोई उपाय नहीं हो सकता है, तो ऐसे गरीब परिवारों में ऐसी बीमारियां जो है वो बढ़ती चली जाती हैं और बीमारियों के कारण पूरा का पूरा परिवार कभी कभी तबाह हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि जिनके पास की प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, सही पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए क्लीन सराउंडिंग नहीं है, घर सही नहीं है। तो ये चीज़ें इंसान को बीमारी होने के लिए कह सकते हो कि बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि वो इतने टैक्सेस लेती है तो आम लोगों को इन सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिप्रिवेशन ऑफ वीमेन। अब है कि एक हमारे समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा महिलाएं। तो कहा गया है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि सब लोग, ऐसा नहीं है कि शौक से ही ट्रीटमेंट नहीं कराते। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार बहुत सी बीमारियों के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और मेन की तुलना में विमेंस को कम इम्पॉर्टेंस दिया जाता है हेल्थ के मामले में। तो ये चीज़ें भी होती है। ये अब ऐसा नहीं है कि अर्बन और रूरल पे ये बातें आएंगी। सिंपल सी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो कम मिलती हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। दूसरी चीज़ें, हम लोग ट्राइबल्स की बात करते हैं तो ट्राइबल्स के साथ भी ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ सेंटर्स तो हैं लेकिन प्रॉपरली वो रन नहीं होते हैं। डॉक्टर गया तो गया, नहीं गया तो आप देखोगे कि जो क्लिनिक है वो धूल फांक रही है, कोई है ही नहीं देखने वाला, दवाइयाँ सड़ रही है। गवर्नमेंट ने तो फैसिलिटी दे दी लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक को चलाने में व्यस्त हैं, पैसे कमाने में। तो ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा है कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। भाई जब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पहुँचने में, गवर्नमेंट के लोग जो है वो इतने आनाकानी कर रहे हैं तो जो प्राइवेट वाले हैं वो क्यों आना चाहेंगे जब तक उनको, उनके लिए क्लिनिक जो है वो एक्चुअल में बिजनेस है। तो बिजनेस सेटअप क्यों करेंगे जहाँ पे कमाई ही नहीं है। तो अब किया क्या जाना चाहिए, ठीक है, व्हाट कैन बी डन। करना क्या होगा, सॉल्यूशन तो निकालना होगा क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप देख रहे हो कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और कोरोना जो है वो कितनी खूबसूरती से हम लोगों के एक एक सेकंड में शामिल हो गई है, इसने खौफ बना रखा है। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि अगर स्वास्थ्य की बात नहीं होती तो लोग डरते क्यों, मास्क क्यों पहनते, सैनिटाइज़र क्यों यूज़ करते और डिस्टेंस, 2 हाथ की दूरी क्यों बना करके रखते। ठीक है, तो ज़रूरत है सॉल्यूशन की। दुनिया में आप सुने हुए अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, दवाइयाँ बनाने की बात हो रही है, दवाइयाँ खोजी जा रही हैं। तो किया क्या जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात की गई है कि हेल्थ जो है वो सोशल कंडीशन को देखते हुए बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए। हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो सबके लिए काम करना चाहिए, हर एक व्यक्ति के इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि सबका स्वास्थ्य जो है वो सही रह सके। और
जब आप हर एक व्यक्ति के हर एक चीज़ पे ध्यान देना शुरू करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। सब स्वस्थ होंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा आप खर्च करो इन स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ों पे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भोजन है, रहने का जगह है, पानी अच्छा है, पानी पीने की सुविधा जो है वो सही कीजिए, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ चाहिए। जब सब कुछ आपका माहौल जो है वो बिल्कुल भी स्वस्थ रहेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो ऐसे एक तो आपका पहला है केरला के बारे में देखेंगे जो इंडिया का पार्ट है, और दूसरा है हम लोग कोस्टा रिका की बात करेंगे कि आखिर इन जगहों पे किस तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया और किस तरह से ये दोनों जगह जो है वो हेल्थ केयर के मामले में सुपर्ब रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश के एक खूबसूरत राज्य की जिसका नाम है केरला। कहा गया कि 1996 में केरला गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए अपने स्टेट में। इसने क्या किया कि जो पूरा बजट है, ठीक है, उसका लगभग 40% हिस्सा पंचायतों को दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि ले गए और पैसे दे दिए, मतलब जो बजट बना उसमें 40% हिस्सा जो है वो पंचायतों का रहेगा। और इसने क्या कहा कि प्लान करो, ऐसे प्लान्स करो जिससे कि हर एक विलेज में ये श्योरिटी हो कि लोगों के लिए ऐसी प्लानिंग की जाए कि भोजन, पानी, महिलाओं का विकास, एजुकेशन, इन सब पे खर्च करो ये 40% हिस्सा। वाटर सप्लाई स्कीम्स लाओ, ठीक है, इसको चेक करो, स्कूल सही से चल रहे हैं या नहीं ये देखो। उसके अलावा आंगनबाड़ी जो है उसका बिल्कुल भी वर्किंग प्रोसीजर जो है वो चेक करो कि ये सही से काम करता है या फिर नहीं करता है। तो ऐसे स्थिति में है कि आपको सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो पता चल गया कि जब 40% हिस्सा अगर आप दे देते हो तो ऐसे में क्या है कि पंचायतें जो है वो अपने अपने गांव के लिए काम करेगी, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो सारी सुविधाओं पे ध्यान देगी और उनको अब ये जो 40% हिस्सा मिला है इसको छीनने वाला कोई रहेगा नहीं, तो वो अपने गाँवों का विकास करेगी। तो ये चीज़ केरला के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहा था और इससे केरला जो है वो अभी आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग कोस्टा रिका की बात करते हैं। तो कोस्टा रिका जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है जहाँ पे कि ये कहा गया है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब कि कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री है ये साउथ अमेरिका का। तो या क्यों है, अब वो आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया जिसमें ये कहा गया कि हम लोग आर्मी नहीं रखेंगे। अब आप सोचोगे कि आर्मी और हेल्थ का क्या मसला है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि आर्मी पे बहुत खर्च होता है। अभी आप सब अपने भारत में ही देखो, दो दो ऐसे देश हैं जो जिनसे आर्मी हमारी लगी रहती है, तो कितना खर्च होता है। कभी रफाल आ रहा है तो कभी किसी ने हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको मार दिया, या फिर इधर से उधर लड़ाई छिड़ गई। तो ये चीज़ें जब होती है तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कोस्टा रिका में कहा गया कि नहीं, आर्मी रखना ही नहीं है हमें, क्यों, और ना ही इस पर हमें खर्च करना है। तो इसने कोस्टा रिकन जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या हो गया, बहुत सारा पैसा बचा। आर्मी के लिए बहुत बहुत चीज़ें खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, हथियार देने हैं, कपड़े देने हैं, खाना देना है, उसके बाद में फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बजट में पैसे देने होते हैं। तो कोस्टा रिका में क्या किया गया, इसको डिसाइड किया गया कि हम रखेंगे ही नहीं। तो जो ये पैसे बचे अब उनका क्या होगा, तो इन्होंने एक अप्रोच लगाया कि क्यों नहीं इसको हेल्थ, एजुकेशन और जो बेसिक नीड्स हैं लोगों के, ठीक है, जो जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो इस पे खर्च किया जाए। तो देखोगे कि ये तो काफ़ी अच्छा प्रयास है। तो कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट है जब इन चीज़ों पे खर्च करना चाहिए, बेसिक सर्विसेज और एमिनिटीज़ पे, तो कहीं ना कहीं वो जो है अपने देश को के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान दी। तो इसने सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर दिया, सैनिटेशन की व्यवस्था की, न्यूट्रिशियस फूड्स उपलब्ध कराए, उसके अलावा हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी। तो लोगों का जो रहन सहन है वो काफ़ी अच्छा हुआ, स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हुआ। हेल्थ एजुकेशन को भी इसने कंसिडर्ड किया कि आप, सबसे बड़ी ज़रूरत है, महत्वपूर्ण काम है कि आप अपने स्वास्थ्य की भी शिक्षा अर्जित करो, क्योंकि ये एक एसेंशियल पार्ट है एजुकेशन का। और अगर आप स्वास्थ्य की बात नहीं करते हो तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो पढ़ोगे क्या। और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको
हेल्दी माहौल भी मिलना चाहिए और तन मन स्वस्थ भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी गया है ऐसा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निवास करती है। अब चलते चलते आपको एक और यहाँ पे फैक्ट बता दूँ कि देश के जीडीपी का अगर एक बेहतर हिस्सा खर्च किया जाए लोगों के स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी कह सकते हो कि कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ है कि जो बजट में अगर इसके लिए जो भी प्रावधान लाए जाते हैं और बहुत ईमानदारी से अगर उसका पालन किया जाए, तो देश में स्वस्थ लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, लोग स्वस्थ रहेंगे और देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर 2 समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।